नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सेशन में। आज की क्लास आपके सेमेस्टर 1, 2 और 3 के एमडीसी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हम इन 8 सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह समझेंगे कि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल एक फ्लो में अपना आंसर लिख सकें। तो चलिए अपने पहले और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ई गवर्नेंस का अर्थ स्पष्ट करें। ई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी जब सरकार अपने कामकाज, प्रक्रियाओं और आम जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) का इस्तेमाल करती है, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट का अर्थ है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। जब आप ऑनलाइन अपना इनकम टैक्स भरते हैं, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं या डिजिटल इंडिया के तहत कोई सरकारी सेवा घर बैठे प्राप्त करते हैं, तो यही ई गवर्नेंस है। ये सरकारी दफ्तरों से लाल फीताशाही और कागजी फाइलों के बोझ को कम करके प्रशासन को सीधे आपकी उंगलियों तक ले आता है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी या लोक सेवा वितरण पर प्रकाश डालें। एक आम नागरिक का सरकार से सबसे ज्यादा आमना सामना इसी मोड़ पर होता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी का अर्थ है सरकार द्वारा नागरिकों को उनके जीवन की बुनियादी और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना, जैसे राशन मिलना, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और आय या जाति प्रमाण पत्र बनवाना। एक कल्याणकारी राज्य की असली परीक्षा इसी बात पर होती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये सेवाएं कितनी आसानी से पहुंच रही हैं। पारंपरिक व्यवस्था में इसमें बहुत देरी और भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आजकल राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट जैसे कानूनों ने इसे एक तय समय सीमा के भीतर देना अनिवार्य कर दिया है। सुशासन तभी स्थापित होता है जब लोक सेवा वितरण पारदर्शी और बिना किसी बिचौलिए के सीधे नागरिक तक पहुंचे। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, जो इस पूरे सिलेबस की नींव है। सवाल है, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की विशेषताएं बताएं। गुड गवर्नेंस केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा प्रशासनिक माहौल है। इसकी सबसे पहली विशेषता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जिसका मतलब है कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है, उसके पीछे के कारण और नियम जनता के सामने स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी विशेषता है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, यानी सरकार और अधिकारी अपने हर काम के लिए जनता और कानून के प्रति उत्तरदायी होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है रेस्पॉन्सिवनेस, यानी सरकार जनता की समस्याओं पर कितनी तेजी से और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया देती है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, जिसमें अमीर गरीब सब बराबर हों और नागरिकों की अधिकतम भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, सुशासन की मुख्य पहचान है। हमारा पांचवां प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई में ले जाता है कि लोकतंत्र और सुशासन के बीच क्या संबंध है। देखा जाए तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र एक ढांचा या स्ट्रक्चर है, जबकि सुशासन उस ढांचे का परिणाम या आउटकम है। लोकतंत्र हमें चुनाव, मतदान और आज़ादी का अधिकार देता है, लेकिन अगर उस लोकतांत्रिक सरकार में भ्रष्टाचार हो, फैसले बंद कमरों में लिए जाएं और जनता को सुविधाएं न मिलें, तो वह लोकतंत्र खोखला है। सुशासन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जान डालता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो सरकार जनता ने चुनी है, वह ईमानदारी से जनता के हित में काम करे। बिना लोकतंत्र के सुशासन तानाशाही बन सकता है, और बिना सुशासन के लोकतंत्र सिर्फ एक चुनावी दिखावा रह जाता है। इन दोनों का संबंध बिल्कुल शरीर और आत्मा जैसा है। छठा प्रश्न प्रशासन को जवाबदेह बनाने के एक बहुत बड़े टूल से जुड़ा है। सिटीजन्स चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य स्पष्ट करें। जब भी आप किसी सरकारी बैंक या अस्पताल में जाते हैं, तो आपने दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड देखा होगा जिस पर लिखा होता है कि कौन सा काम कितने दिन में होगा। यही सिटीजन्स चार्टर है।
यह एक आधिकारिक घोषणा है जो कोई भी सरकारी विभाग अपने नागरिकों के लिए जारी करता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि विभाग क्या सेवाएं देगा, उन सेवाओं की गुणवत्ता क्या होगी, और अगर सेवा नहीं मिली तो शिकायत कहाँ करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंट्रिक बनाना है। यह जनता के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाता है ताकि आम आदमी को दफ्तरों के बेवजह चक्कर न काटने पड़ें। 7वां प्रश्न नीति निर्माण से संबंधित है। नीति निर्माण यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में राज्य के शासन की क्या भूमिका है। किसी भी देश का विकास उसकी नीतियों पर निर्भर करता है और राज्य इसमें एक फैसिलिटेटर और प्लानर की भूमिका निभाता है। नीतियां रातों रात नहीं बनती। राज्य सबसे पहले समाज की किसी बड़ी चुनौती या समस्या की पहचान करता है, जैसे कि बेरोजगारी या स्वास्थ्य संकट। फिर सरकारी विशेषज्ञ, मंत्री और नौकरशाह मिलकर उसका एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। राज्य यह तय करता है कि इस नीति को लागू करने के लिए बजट कहाँ से आएगा और कौन सा विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा। राज्य की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि जो भी नीति बने वह संविधान के दायरे में हो और समाज के हाशिए पर खड़े सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। 8वां प्रश्न हमारी अपनी भूमिका के बारे में है। सुशासन में नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां हैं। अक्सर हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देते हैं, लेकिन सुशासन बिना सक्रिय नागरिक के संभव ही नहीं है। एक नागरिक की जिम्मेदारी केवल 5 साल में एक बार वोट देने पर खत्म नहीं होती। उसकी असली जिम्मेदारी सतर्कता है। एक अच्छे नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। उसे सरकारी नीतियों की निगरानी करनी चाहिए, आरटीआई का उपयोग करके सवाल पूछने चाहिए और ग्राम सभाओं या सोशल ऑडिट में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, समय पर टैक्स भरना और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना भी एक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब नागरिक जागरूक होता है तो सरकार अपने आप जवाबदेह बन जाती है। अब हम अपने आखिरी और 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो अक्सर एक निबंध के रूप में पूछा जाता है। भारत में स्वास्थ्य शासन, हेल्थ गवर्नेंस पर एक निबंध लिखें। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में हेल्थ गवर्नेंस एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी दोनों है। भारत में स्वास्थ्य एक राज्य का विषय, स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन केंद्र सरकार भी इसमें नीतियां बनाकर बड़ी भूमिका निभाती है। हमारा हेल्थ गवर्नेंस एक त्रिस्तरीय ढांचे पर खड़ा है। गांव के स्तर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी), ब्लॉक स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। हाल के वर्षों में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने हेल्थ गवर्नेंस में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए अब मरीजों का डेटा डिजिटल किया जा रहा है, जो ई गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन हमारे हेल्थ गवर्नेंस के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे जीडीपी का बहुत कम हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होना, ग्रामीण और शहरी इलाकों में डॉक्टरों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना। एक अच्छे स्वास्थ्य शासन के लिए ये जरूरी है कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दे और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारियों को होने से रोकने पर ज्यादा फोकस करे। तो छात्रों, ये थे आपके एमडीसी पॉलिटिकल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कि ये सभी विषय ई गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, गुड गवर्नेंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने एग्जाम में इन उत्तरों को लिखें तो इसी तार्किक प्रवाह को बनाए रखिएगा। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आसपास के समाज से जोड़कर देखने की कोशिश करें। इससे आपके उत्तर बहुत ही परिपक्व और प्रामाणिक लगेंगे। अपनी परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ जाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।